हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेल सिग्नलिंग में आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि लिगेंड्स क्या होती हैं, रिसेप्टर्स क्या होती हैं, जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, और जीईएफ एक्टिविटी क्या होती है, गैप एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, कोई भी सिग्नल होता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल होता है वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो सिग्नलिंग में हम लोग सिग्नल की जगह लिगेंड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो लिगेंड्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे और सिग्नलिंग कैस्केड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को ही हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोलिक साइट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको साइटोसोलिक रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स को हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया, अगर कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है अगर वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो वो हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर है तो वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस करेगा और अपने टारगेट रिसेप्टर से यानी कि हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और सिग्नलिंग को आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो वो हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करेगा, मतलब सेल सरफेस रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करेगा। जो हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है बिकॉज जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड्स की बनी होती है और लिपिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस वजह से इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ और सिग्नलिंग कैस्केड आगे स्टार्ट हुई। कैस्केड का मतलब क्या है? कैस्केड का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं उसी को हम लोग कैस्केड कहते हैं। मतलब कि सिग्नल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, सिग्नल आया, उसने रिसेप्टर से बाइंडिंग करी और रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? किसी दूसरे इफेक्टर प्रोटीन्स को, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा, वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो इसी को हम लोग सिग्नलिंग कैस्केड कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी सेल है, बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो कि डिटरमाइंड सेल्स होती हैं, कुछ नॉन डिटरमाइंड सेल्स होती हैं। डिटरमाइंड सेल्स जिन्हें फंक्शन करने के लिए किसी भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट कुछ नॉन डिटरमाइंड सेल्स होती हैं जिनको फंक्शन करने के लिए सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कोई भी सेल है, अगर उसको कोई कुछ भी काम करना है, अगर उसको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर उसको डिवाइड होना है या फिर उसकी डेथ होनी है या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, उसको कुछ भी करना है, तो उसको कुछ भी करने के लिए सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसके पास सिग्नल आया कि तुम्हें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, तब वो उस सिग्नल को रिसीव करेगी, रिसीव करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जो सेल का कोई भी जो फंक्शन होता है, सेल की फंक्शनिंग डिपेंड होती है सिग्नल्स पे। ठीक है, अगर उसको सिग्नल मिलेगा तो वो काम करेगी, अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो यही हम लोग सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में देखते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये सेल में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? इन सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा कि सिग्नल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब उस सिग्नल को कैसे पता चलेगा कि उसको कौन से रिसेप्टर से बाइंड होना है? ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस सेल पे बाइंड करना है? तो इसके लिए क्या होता है कि जो स्पेसिफिक सिग्नल होता है उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, सिग्नल आया, तो वो क्या करेगा? अपनी जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का जो रिसेप्टर होगा, जो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, उससे ही जाके ये बाइंड करेगा।
ठीक है। तो देखिए सिग्नल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट किया, सेकेंडरी मैसेंजर्स CMP हो सकता है, ठीक है, DAG हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, IP3 कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स भी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर्स हो, उनको भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी मैसेंजर्स का काम क्या होता है सिग्नलिंग में। जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन काइनेजेस सेल में प्रेजेंट होते हैं पहले से, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिपेंड होते हैं, जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं सेल में, बट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी सेल में, वैसे ही ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर आया, मान लीजिए CAMP आया, CAMP की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, वैसे ही ये प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं वो CAMP डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब CAMP की कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो प्रोटीन काइनेज डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा भी सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या करती हैं, कुछ चैनल्स की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर्स कुछ चैनल्स की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन चैनल्स, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। अब बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, अगर उनको कोई भी फंक्शन करना है तो उनमें सिग्नल आएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी जो प्रोटीन्स होगी, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, तो ये इनको एक्टिवेट किया जाता है बाय द फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है तो इनमें फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगी, मतलब कि उसमें फॉस्फेट ऐड होगा और प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स में फॉस्फेट को कौन ऐड करवाता है, तो उसके लिए सेल में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए सेल में प्रोटीन काइनेजेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्रोटीन काइनेजेस का मतलब होता है, देखिए जहाँ पे भी आपको काइनेजेस वर्ड देखने को मिल जाए, जहाँ पे भी आपको काइनेजेस वर्ड मिल जाए, उसका मतलब है कि ये फॉस्फेट को ऐड करवा रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेजेस का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन्स पे फॉस्फेट को ऐड करवा रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन्स काइनेजेस क्या होते हैं, प्रोटीन काइनेजेस एंजाइम्स होती हैं जिनमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जो कि टारगेट प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड में फॉस्फेट को ऐड करवाती हैं। और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, ये फॉस्फेट आता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से, दैट इज ATP। ये जो ATP होगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जा करके अपनी टारगेट जो प्रोटीन होगी उसके अमाइनो एसिड से जा करके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस प्रेजेंट होते हैं सेल में, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन हिस्टिडीन है, अगर मुझे हिस्टिडीन प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन करवाना है तो उसके लिए हिस्टिडीन काइनेजेस एंजाइम्स आएंगे, वो फंक्शन करेंगे। अगर एस्पारेटेट पे हमें फॉस्फोराइलेशन करवाना है, फॉस्फेट ऐड करवाना है, तो उसके लिए एस्पारेटेट काइनेजेस एंजाइम फंक्शनल होंगी। तो इस तरीके से प्रोटीन काइनेजेस को डिफरेंट प्रोटीन्स के बेसिस पे इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। हिस्टिडीन काइनेजेस, एस्पारेटेट काइनेजेस, डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेजेस, सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेजेस एंड टायरोसिन काइनेजेस, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट काइनेजेस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सिग्नलिंग पाथवे एक बार रेगुलेट हो जाता है, सिग्नल आया, उसने अपना फंक्शन करवाया, फंक्शन करवाने के बाद में सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। तो हमें उस सिग्नलिंग को डीएक्टिवेट करना भी पड़ता है, जैसे ही वो अपना काम कर देती है उसके बाद में हमें उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स को हमने एक्टिवेट किया है बाय द फॉस्फोराइलेशन, अब उस प्रोटीन ने अपना फंक्शन कर दिया है, अब हमें उसको डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, उसका डीएक्टिवेशन नहीं करवाएंगे, तो जो सिग्नलिंग होगी वो चलती रहेगी और जो भी फंक्शन होता है वो होता रहेगा। जैसे सेल डिवीजन अगर हो रहा है तो सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहेगा, उस केस में ट्यूमर हो सकता है। तो इस वजह से हमें सिग्नलिंग को रोकना भी पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इस प्रोटीन ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, अब इसको हमें डीएक्टिवेट करना है, तो उस डीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट को रिमूव कराना पड़ेगा। जैसे कि एक्टिवेट करने के लिए हमने फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करवाई थी, ठीक है, मतलब कि फॉस्फेट की एडिशन को कैटलाइज किया था, वैसे ही इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करवानी पड़ेगी, मतलब फॉस्फेट को रिमूव कराना पड़ेगा। तो इस फॉस्फेट को रिमूव कराने के लिए कौन आएगा, तो इस फॉस्फेट को रिमूव कराने के लिए सेल में कुछ एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि फॉस्फेटेजेस, ठीक है। जो फॉस्फेटेजेस होते हैं इनका काम होता है
है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराना। जैसे कि कोई भी प्रोटीन है जब तक उसमें कोई भी प्रोटीन है जब तक उसमें फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, मतलब फॉस्फेट ऐड नहीं होगा, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। बट जैसे ही इसको सिग्नल मिला, जो प्रोटीन काइनेज होता है, जैसे कि सिग्नल मॉलिक्यूल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर ने सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट किया, सेकेंडरी मैसेंजर ने प्रोटीन काइनेजिस को एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेजिस ने क्या किया, प्रोटीन पे फॉस्फेट को ऐड करवाया और उसको एक्टिवेट कर दिया और इसने अपना फंक्शन कर लिया। अब इसके बाद में इसको हमें डीएक्टिवेट करना है तो फिर फॉस्फेटेजेस आएंगे और इस फॉस्फेट को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, तो ये काम होता है फॉस्फेटेजेस का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स होती हैं जैसे कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज होता है और फॉस्फोराइलेज होते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी फॉस्फेटेजेस की, तो फॉस्फेटेजेस का काम होता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और काइनेजेस का काम होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एन अमाइनो एसिड इन अ टारगेट प्रोटीन। मतलब जो भी टारगेट प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवाना। ठीक है, तो जहाँ पे भी काइनेज मिल जाए मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा है, जहाँ पे भी फॉस्फेटेजेस मिल जाए, स्पेशली ये मिल जाए, ठीक है, टेजेस मिल जाए, इसका मतलब है कि कोई चीज़ रिमूव हो रही है। अगर फॉस्फेटेजेस है तो फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। इसके बाद बात करें फॉस्फोडाइस्ट्रेज की, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो होते हैं, ये क्या करती हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज होते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और जो फॉस्फोराइलेज होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन को कैटेलाइज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है। फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन से एंजाइम फंक्शनल होती हैं, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्या करती हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन को कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम्स हो गए, फॉस्फेटेजेस, काइनेजेस, फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस एंड फॉस्फोराइलेजेस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जी प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो जी प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा कल हमने डिस्कस किया। देखिए जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, जी प्रोटीन्स में कल हमने डिस्कस किया था कि GEF एक्टिविटी क्या होती है और गैप एक्टिविटी क्या होती है। देखिए जी प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन है अगर वो GDP बाउंड स्टेट में है तो वो इनएक्टिव होगी। ठीक है, जब तक वो GDP बाउंड स्टेट में होगी तब तक वो इनएक्टिव होगी। ठीक है, बट जैसे ही उसमें GTP ऐड हो जाता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाती है। तो ये प्रोटीन है, ये GDP बाउंड स्टेट में है। ठीक है, तो इसको हमें एक्टिवेट करना है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम फंक्शनल होगा वो होगा GEF, मतलब कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। मतलब ये क्या करेगा, GDP को GTP में एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, GDP को GTP में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, जैसे कि जब ATP हाइड्रोलाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वैसे ही जब GTP हाइड्रोलाइज होता है तो वो कन्वर्ट होता है GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके इसमें ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। तो ये प्रोटीन जब तक GDP बाउंड स्टेट में होगी तब तक ये इनएक्टिव रहेगी। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम कौन फंक्शन करेगा, वो करेगा GEF, दैट इज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा, GDP को GTP में कन्वर्ट कर देगा और ये जो प्रोटीन होगी वो एक्टिव हो जाएगी। मतलब GEF का फंक्शन क्या होता है, GEF का फंक्शन होता है GDP को GTP में कन्वर्ट करना, मतलब कि इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में लाना। ठीक है, ये GEF का फंक्शन होता है। अब इस प्रोटीन को हमें क्या करना है, जैसे कि फंक्शन हो गया, अब इसको हमें डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर उसका काम हो जाता है फिर उसको डीएक्टिवेट करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इसको हमें फिर से डीएक्टिवेट करना है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम फंक्शन करेंगे वो होंगे GAP, दैट इज गैप GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगे, इस GTP को हाइड्रोलाइज कर देंगे GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, और फिर से GDP ऐड हो जाएगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यही होती है GEF और गैप एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। तो जी प्रोटीन्स दो टाइप्स की होती हैं, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स और हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। ठीक है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स का मतलब कि ये सिंगल सब यूनिट्स होती हैं, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल होता है इसमें। और हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स का मतलब है कि ये 3 टाइप्स की सब यूनिट से बनी होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की डिफरेंट सब यूनिट होती हैं, दैट इज़ अल्फ़ा,
बीटा एंड गामा सब यूनिट। ठीक है, जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है इसमें जीटीपी और जीटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स की बात करें तो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स में आ जाते हैं जीपीसीआरस। ठीक है, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स में आ जाती हैं जीपीसीआरस, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि स्पेसिफिक सिग्नल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स में आ जाता है जीपीसीआर, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज जीपीसीआर। जीपीसीआर क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये जो जीपीसीआर होगा, जो जीपीसीआर होता है उसमें 7 हेलिक्स होते हैं, 7 हेलिक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका जो एक्सोप्लाज्मिक साइड होगा, एक्सोप्लाज्मिक साइड को एन टर्मिनल कहेंगे, मतलब यहाँ पे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो साइटोसोलिक साइड होती है उसको सी टर्मिनल कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो जी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो जी प्रोटीन्स होंगी जब तक वो जीडीपी बाउंड स्टेट में होंगी तब तक वो इनएक्टिव होंगी। ठीक है, तो ये रिसेप्टर हो गया और ये जी प्रोटीन होगी। जी प्रोटीन जो होती है उसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, और जब तक अल्फ़ा सब यूनिट अपनी बीटा और गामा सब यूनिट से बाइंड रहती है तब तक ये इनएक्टिव स्टेट में ही रहती है, मतलब जीडीपी बाउंड कंडीशन में रहेगी। देखिए एक और बात, जितनी भी हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं उनके पास में इंट्रिंसिक जीईएफ और गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन्हें कहीं बाहर से गैप या फिर जीईएफ एंजाइम को नहीं लाना पड़ता है, उनके पास में इंट्रिंसिक जीईएफ और गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो एक्टिवेट हो जाती हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके पास में इंट्रिंसिक गैप और जीईएफ एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही सिग्नल आया, जैसे ही लीगेंड आया अपने रिसेप्टर से बाइंड, प्रत्येक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक लीगेंड होता है, तो जीपीसीआर पे लीगेंड बाइंड हुआ। जैसे ही लीगेंड की रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई वैसे ही इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। ठीक है, जो सी टर्मिनल टेल होगी उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, स्पेशली सी टर्मिनल टेल में। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और क्या होगा कि जो जी प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन की जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है वो अपनी बीटा और गामा सब यूनिट से डिसएसोसिएट हो जाती है। जैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट अपनी जीटीपी बाउंड कंडीशन में आती है, जैसे ही जी प्रोटीन को सिग्नल मिलता है कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है, वैसे ही अल्फ़ा सब यूनिट जीटीपी बाउंड कंडीशन में आ जाती है। जैसे ही ये जीटीपी बाउंड कंडीशन में आती है वैसे ही ये अपनी बीटा और गामा सब यूनिट से डिसएसोसिएट हो जाती है और ये एक्टिव हो जाती है। अब ये जी प्रोटीन अपनी जो भी इफेक्टर प्रोटीन होगी, जो भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन एडेनाइलेज साइक्लेज के साथ में इंटरेक्ट करेगी, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये जी प्रोटीन एडेनाइलेज साइक्लेज के साथ में इंटरेक्ट करेगी और एडेनाइलेज साइक्लेज क्या होता है, एडेनाइलेज साइक्लेज सेकेंडरी मैसेंजर होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि सिग्नल आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा, और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या कर रहे थे, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर रहे थे। वही यहाँ पे हो रहा है कि सिग्नल आया, जीपीसीआर से बाइंड हुआ और जो जी प्रोटीन अपनी एक्टिव स्टेट में आई और जी प्रोटीन क्या करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या करते हैं, जो एडेनाइलेज साइक्लेज एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये क्या करेगा, एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करेगा। सीएएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है और सीएएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और इस प्रोटीन काइनेज के वेरियस फंक्शन होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए जो जी प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जी प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये जीपीसीआर से यहाँ पे एन टर्मिनल होगी, यहाँ पे सी टर्मिनल होगा। ठीक है, अगर ये जीपीसीआर अगर जी अल्फ़ा एस प्रोटीन से बाउंड है, जैसे कि यहाँ पे ये रिसेप्टर था और यहाँ पे जी प्रोटीन था। ठीक है, तो जी जो रिसेप्टर होगा जी प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करके उसको एक्टिवेट करता है और जी प्रोटीन्स फिर जो भी सेकेंडरी मॉलिक्यूल होते
होता है उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। तो अगर ये GPCR जी अल्फा एस कपल रिसेप्टर है, मतलब जी अल्फा एस प्रोटीन से बाउंड है, तो इसको हम जी अल्फा एस कपल रिसेप्टर कहेंगे। और ये क्या करेगा, एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। और एडेनाइलेज साइक्लेज का फंक्शन क्या होता है, ATP को CAMP में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये साइटोसोल में CAMP की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइटोसोल में CAMP की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। अगर ये GPCR जी अल्फा क्यू से बाइंड है, जी अल्फा क्यू प्रोटीन से बाइंड है, तो इसको हम लोग जी अल्फा क्यू कपल रिसेप्टर कहते हैं। मतलब ये रिसेप्टर जी अल्फा क्यू के साथ में कपल्ड है, ठीक है, जी अल्फा क्यू के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग जी अल्फा क्यू कपल रिसेप्टर कहेंगे। जो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है। और फॉस्फोलाइपेज जो होती हैं वो DAG और IP3 का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ये रिसेप्टर जी अल्फा टी से बाइंड है, तो इसको हम लोग जी अल्फा टी कपल रिसेप्टर कहते हैं। और ये क्या करता है, CGMP के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। साइटोसोल में CGMP के लेवल को कम करता है। अगर यही GPCRs जी अल्फा आई प्रोटीन से बाउंड है, तो इसको हम लोग जी अल्फा आई कपल रिसेप्टर्स कहते हैं, जो एडेनाइलेज साइक्लेज के साथ में इंटरेक्ट करता है। और एडेनाइलेज साइक्लेज क्या करेगा, CAMP के लेवल को कम करता है साइटोसोल में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कैल्मोडियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैल्शियम कैल्मोडियम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम कैल्मोडियम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिए साइटोसोल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइटोसोल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कैल्मोडियम कहते हैं, ठीक है। अब ये कैल्मोडियम जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब कि जब साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तब ये कैल्मोडियम प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ठीक है। ये जो कैल्मोडियम प्रोटीन होती है इसमें 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। कैल्शियम आयन के लिए 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही ये कैल्मोडियम एक्टिवेट होगी और यहाँ पे कैल्शियम आयन की बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम आयन की बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होगी ये कैल्मोडियम एक्टिवेट हो जाएगी। अब इस कैल्मोडियम प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, उसके बाद में जो भी टारगेट प्रोटीन होगी उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो कैल्मोडियम होती है इसका 17 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और ये स्मॉल एंड हाईली कंजर्व कैल्शियम बाइंडिंग साइटोसोलिक प्रोटीन होती है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो एक्टिवेशन होती है, एक्टिविटी होती है, वो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी साइटोसोल में, देखिए कैल्मोडियम प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है, कैल्मोडियम प्रोटीन की जो एक्टिवेशन होती है वो कैल्शियम आयन बाइंडिंग पे डिपेंडेंट होती है। मतलब कि जब कैल्मोडियम प्रोटीन से कैल्शियम आयन बाइंड होगी तभी ये एक्टिवेट होगी, ठीक है। अब जो कैल्मोडियम होती है इसमें 4 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो बाइंडिंग होती है वो कोऑपरेटिव फैशन में होती है। कोऑपरेटिव फैशन का मतलब क्या होता है कि कैल्शियम आयन आया, सबसे पहले इससे बाइंड किया और इससे बाइंड होने के बाद में फिर ये इससे बाइंड करेगा। मतलब कि एक जैसे कि कोई A है, ठीक है, A है, ये एक बाइंडिंग साइट है, तो इस A की बाइंडिंग साइट से कैल्शियम आयन इस साइड पे बाइंड हुआ। अब इस A में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे जो क्या करेगी, जो B बाइंडिंग साइट होगी उसको एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। और फिर ये जो कैल्शियम आयन होगा वो B से बाइंड कर जाएगा, फिर B क्या करेगी, C की बाइंडिंग को एक्टिवेट करेगी और C क्या करेगी, D की बाइंडिंग को एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फैशन में बाइंडिंग होती है। मतलब पहले जो कैल्शियम होगा वो ए बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा, ये क्या करेगा, B बाइंडिंग साइट को एक्टिवेट करेगा, फिर कैल्शियम आयन B में बाइंड करेगा, फिर कैल्शियम आयन C में बाइंड करेगा, फिर D में बाइंड करेगा। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फैशन में कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब देखिए एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइटोसोल, देखिए जो कैल्मोडियम प्रोटीन की जो एक्टिवेशन होती है वो डिपेंड करती है साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। मतलब कि अगर साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तब ये कैल्मोडियम प्रोटीन जो होगी है, कैल्मोडियम प्रोटीन की बाइंडिंग एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैल्मोडियम प्रोटीन की फंक्शन क्या होती है, कैल्मोडियम पार्टिसिपेट्स इन रेगुलेशन ऑफ सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कैल्मोडियम की पार्टिसिपेशन होती है, मतलब उनको रेगुलेट करती है, ठीक है।
जैसे कि एनर्जी, बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म होगी, सेल मोबिलिटी होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, साइटोस्केलेटन असेंबली हो गई। तो इनकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ये रेगुलेट करती है। ठीक है, अब देखिए जो कैलमोडियम होती है वो दो तरीके से फंक्शन करती है। या तो वो डायरेक्टली अपनी जो भी टारगेट प्रोटीन होगी उसके साथ में इंटरेक्ट कर जाएगी, ठीक है, इंटरेक्ट विद टारगेट एंजाइम, या फिर इनडायरेक्टली वो क्या करेगी, जैसे कि कैल्शियम कैलमोडियम प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कैलमोडियम एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अपनी जो भी टारगेट एंजाइम हो गया या तो उससे डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा, या फिर ये पहले कैम्प काइनेज को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद में ये जाकर के बाइंड करेगा। तो ये हो गया कैल्शियम कैलमोडियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जी अल्फ़ा क्यू कपल्ड पाथवे की, कि अगर GPCR जी अल्फ़ा क्यू कपल्ड है तो उसको हम लोग जी अल्फ़ा क्यू कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, और इस पाथवे को हम लोग जी अल्फ़ा क्यू कपल्ड पाथवे कहते हैं। यहाँ पे जो लीगेंट होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है और जो रिसेप्टर होता है वो जी अल्फ़ा क्यू कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक लीगेंड स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। ठीक है, तो जो एसिटाइल कोलिन होता है वो जी अल्फ़ा क्यू कपल रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे GPCR प्रेजेंट है, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अगर ये जी अल्फ़ा क्यू से कपल्ड है तो उसको जी अल्फ़ा क्यू कपल रिसेप्टर कहते हैं। एसिटाइल कोलिन आएगा, इस रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ये रिसेप्टर PLC को एक्टिवेट करेगा और PLC जो होता है वो PIP2 को एक्टिवेट करेगा। PLC का फंक्शन होता है क्लीव करना। ठीक है, तो ये PIP2 को क्लीव कर देगा DAG और IP3 में। ठीक है, तो इस रिसेप्टर ने PLC को एक्टिवेट किया, PLC ने PIP2 को एक्टिवेट किया और PIP2 ने DAG और IP3 का प्रोडक्शन किया। DAG जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है, IP3 जो होता है वो साइटोसोलिक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो जो ER होती है, अब सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में IP3 गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जो IP3 गेटेड चैनल्स होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वो IP3 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। मतलब जो IP3 है, साइटोसोल में जैसे ही IP3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वो IP3 क्या करता है, जो यहाँ पे जो IP3 गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करेगा और उनकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। ठीक है, जैसे ही IP3 इन चैनल्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा वैसे ही ये ओपन हो जाएंगे और क्या होगा कि जो कैल्शियम आयंस होंगे वो बाहर साइटोसोल साइड में जाने लगेंगे। ठीक है, सेल के अंदर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जो होंगे वो साइटोसोलिक साइड में मूव करने लगेंगे और साइटोसोलिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही साइटोसोलिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होंगे। ठीक है, जो कैल्शियम आयन होंगे वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेंगे और ये प्रोटीन काइनेज C DAG के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल के साथ में एक्टिवेट करेंगे और ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं ये वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो लीगेंट आया रिसेप्टर से बाइंड किया, इस रिसेप्टर में PLC को एक्टिवेट किया, PLC PIP2 को एक्टिवेट करेगा और PIP2 जो होगा वो DAG और IP3 में डिसएसोसिएट हो जाएगा और जो IP3 होगा वो ER में IP गेटेड चैनल के साथ में इंटरेक्ट करेगा और उनको ओपन कर देगा और जो कैल्शियम आयन होंगे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। जैसे ही साइटोसोल में कैल्शियम आयन जाएगा वैसे ही ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल के साथ में एसोसिएट करेगा और ये वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है कि साइटोसोल में कैलमोडियम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कैल्शियम कैलमोडियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वही कैलमोडियम प्रोटीन होती है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होती है। जैसे ही कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज होगी वैसे ही ये जो प्रोटीन होगी वो एक्टिव हो जाएगी और क्या होगा कि यहाँ पे कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होने लगी। जो कैलमोडियम प्रोटीन होती है इसमें कैल्शियम आयन के लिए 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं और वो जो बाइंडिंग होती है वो कोऑपरेटिव मैनर में होती है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा,
कैंप काइनेज को एक्टिवेट करेगा और कैंप काइनेज क्या करते हैं, एमएलसी को एक्टिवेट करते हैं बाय द फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट को ऐड करा के एमएलसी को एक्टिवेट करेंगे। एमएलसी का मतलब होता है मायोसिन लाइट चेन, उसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही एमएलसी एक्टिवेट होगी वैसे ही जो मायोसिन होती है वो अनफोल्ड कंडीशन में आ जाती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रहा जी अल्फा क्यू कपल्ड पाथवे। ठीक है।